अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने पढ़ा कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं। अब हम पढ़ेंगे क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। इट मीन्स क्या वो हमारे दुश्मन हैं? चलो देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज। ये बीमारियां पैदा करते हैं। वो कैसे? चलो जानते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? पैथोजन्स। क्या कहते हैं? पैथोजन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करेंगे उनका नाम है पैथोजन्स। अब बीमारी फैलती कैसे है? मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब इसको कोई बीमारी है, इसको किसी बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर दिया है। अब पैथोजेंस क्या करेंगे? एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हो जाए ट्रांसफर, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और ये बीमारियां कैसे ट्रांसफर होती हैं? थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एक फ्रेंड को कॉमन कोल्ड हो रखा है, मतलब जुकाम हो रखा है, एंड वो छींक मार देते हैं, स्नीज कर देते हैं या फिर खांस देते हैं। उनके पास हैंकी नहीं है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है, उन्होंने अपना हाथ यूज कर लिया। अब आप अपने फ्रेंड से मिले और उनसे हाथ मिलाया, तो वो जो गंदे बैक्टीरिया उनके हाथ पे थे वो अब आपके हाथ पे आ गए हैं। इट मीन्स बीमारी अब आपको ट्रांसफर हो गई है। इसीलिए आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा समझाते हैं कि आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए। आपको जब भी छींक आए या खांसी आए, आपको अपनी नाक को, अपने मुंह को एक हैंकी से ढक के रखना चाहिए। राइट? अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो बच्चे, कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हैं कफ, कॉमन कोल्ड, कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। और ये सब बीमारियां कम्युनिकेबल इसलिए हैं बिकॉज ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं। ठीक है? हार्ट अटैक बच्चे एक कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन को हार्ट अटैक है तो उसकी वजह से किसी हेल्दी पर्सन को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा कि बीमारियां कैसे एक कैरियर के थ्रू भी होती हैं। देर आर सर्टेन इंसेक्ट एंड एनिमल्स जो एक कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है? अब कैरियर क्या होता है? एक बीमारी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना, वो काम होता है कैरियर का। पहला एग्जाम्पल है बच्चे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब मक्खी। मक्खी हम सभी ने देखी हुई है। मक्खी कहाँ बैठती है? कूड़े पे बैठती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये मक्खी कहाँ बैठी? कूड़े पे बैठी। उसके बाद अगर ये मक्खी आपके खाने के आइटम पे बैठ जाएगी तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। राइट? तो हाउस फ्लाई क्या है? इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज। सेकेंड इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एक मॉस्किटो है जो कि कौन सी बीमारी करता है? मलेरिया। मलेरिया बीमारी बच्चे आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होती है। उस बीमारी को फैलने के लिए कैरियर चाहिए होता है, और वो कैरियर क्या है? मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये मच्छर क्या करता है? जिस इंसान को मलेरिया है उसे काट लेगा, उसका ब्लड सक कर लेगा,
और अब अगर वो मच्छर आपको काटेगा तो आपको भी मलेरिया हो जाएगा। थर्ड इज फीमेल एडीज मॉस्किटो, इट कॉजेज डेंगू। प्लीज़ बच्चों इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद कर लो अच्छे से। फीमेल एनोफिलीज तो करता है मलेरिया और फीमेल एडीज करता है डेंगू। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। द टॉपिक इज ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जो ह्यूमंस में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो बच्चे पहली डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वाया एयर। कैसे होती है ये? हवा के थ्रू। मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, cholera it is caused by a bacteria. टाइफाइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटर। हेपेटाइटिस ए होता है वायरस के कारण, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसमें? मॉस्किटो। तो हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं? हम मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड स्प्रेज आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कहते हैं कि अपने घर के आसपास किसी भी खाली टायर में, बर्तन में, कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दे, बिकॉज ये जो मलेरिया का मच्छर है ये पानी में जल्दी जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया and the mode of transmission is air. Second disease is rust of wheat. इसमें क्या होता है? wheat मतलब गेहूं, हमारे गेहूं में रस्ट लग जाती है, फूई लग जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वो बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं। It is caused by fungi. Yellow vein mosaic in भिंडी, it is also caused by a virus. ये सभी डिजीज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं, सेम इसी टाइप से टेबल हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से 2 या 3 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग। नाउ व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? बच्चे, एज द नेम सजेस्ट, फूड पॉइजनिंग मतलब हमारा खाना पॉइजन बन गया है। क्या बन गया है? पॉइजन। वो कैसे? चलो पढ़ते हैं। Microorganisms that grows on our food sometimes produce toxic substances। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं जो हमारे खाने के अंदर पनपने लगते हैं और क्या होता है, वो हमारे खाने को टॉक्सिक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपने कुछ खाना खाया और वो बच गया तो आपने उसको बाहर छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद उसमें से स्मेल आने लगती है ना, गंदी बदबू आने लगती है, या फिर उसमें फूई लग जाती है 1-2 दिन बाद। मतलब क्या हुआ? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लग गए हैं और उन्होंने एक टॉक्सिक, एक जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया है। उससे क्या होगा? उससे हमारा फूड अब पॉइजनस हो गया है। हमारा खाना जो हेल्दी था, अच्छा था, अब वो पॉइजन में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम उसे अब खाएंगे तो क्या होगा? हमें उल्टी होएगी, पेट में दर्द होएगा, हमें वो चीज़ सूट नहीं करेगी। जैसे ही हम उसे खाएंगे हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करेगी और वापस उसे बाहर फेंक देगी, राइट? तो वॉमिटिंग होना या फिर स्टमक एक होना, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। सो आई विल एडवाइज कि आप सभी बच्चे अपना खाना ढक के रखें। कभी भी फ्रूट्स खाएं या फिर कोई वेजिटेबल्स खाएं तो उन्हें धो के खाएं। हो सकता है उस पर कोई ना कोई बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हों। तो फिर अब हम अपने फूड को बचाएं कैसे?
सभी खाने ऐसे नहीं होते जो डेली बनते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जैम है, पिकल है, मतलब अचार। जैम सभी को बहुत पसंद है, रोज रोज तो नहीं बनती, राइट। तो जैम, पिकल, स्क्वैश, दूध, इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में हैं, उनको हम कैसे बचाएं कि वो पॉइजन ना बने, वो खराब ना हो। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज करेंगे अपने खाने को बचाने के लिए। कौन कौन से केमिकल हैं? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। These two chemicals are preservatives। ये एक प्रिजर्वेटिव हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते हैं, ये उनकी ग्रोथ को वहीं पे रोक देते हैं। सेकेंड इज प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है। कैसे? बच्चे जितने भी नॉन वेज आइटम्स हैं जैसे कि चिकन या फिश, वो जब कंटेनर्स में आते हैं तो हम उन्हें नमक लगा के रखते हैं, बहुत सारा सॉल्ट लगा के रखा होता है। क्यों? ताकि उनमें से बदबू ना आए, वो सड़े ना, वो खराब ना हो। ठीक है। थर्ड इज प्रिवेंशन बाय शुगर। चीनी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सभी के घर में होगी जैम, जेली, स्क्वैशेस। इन ये सब कैसी होती हैं? मीठी होती हैं। मीठे होने के कारण ये बहुत देर से खराब होती हैं। ठीक है। प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। सभी की मम्मी अचार बनाती होंगी, तो मम्मी अचार में खूब सारा तेल एंड सॉल्ट डालती हैं। क्यों? ताकि हमारे अचार की शेल्फ लाइफ अच्छी हो, वो जल्दी से खराब ना हो। एंड द लास्ट वन इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा, मान लो शाम को आपके घर में खाना बना है और थोड़ा खाना बच गया है। अब मम्मा क्या करती हैं? वो उस खाने को फ्रिज में रख देती हैं ताकि वो अगले दिन काम आ जाए, राइट। अगर मम्मी खाना बाहर रख देंगी तो खाना खराब हो जाएगा। लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ठंडा होता है, जिसके कारण हमारा फूड आइटम खराब नहीं होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बच्चे एक और टॉपिक इसमें आता है पॉस्चराइजेशन का। पॉस्चराइजेशन क्या है? बच्चे मिल्क एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम बाहर रखेंगे तो वो इजीली खराब हो सकता है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर सकते हैं। तो हम अपने मिल्क को स्पॉइलेज से कैसे बचा सकते हैं? पॉस्चराइजेशन मेथड के द्वारा। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है। मिल्क को हम हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितने सेकंड्स के लिए? 15 टू 30 सेकंड्स के लिए। तो हम दूध को गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड्स के लिए, एंड देन सडनली उसे चिल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? चिल्ड। इससे क्या होगा? माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी, सभी माइक्रोब्स मर जाएंगे। इस मेथड की जो ये पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस है, डिस्कवरी की थी लुईस पॉस्चर ने। किसने? लुईस पॉस्चर। इसीलिए इन साइंटिस्ट के नाम पे हमने इसका नाम दे दिया था पॉस्चराइजेशन। क्या नाम दिया था? पॉस्चराइजेशन। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यहाँ दो सेक्शन है बेटा, एक हीटिंग सेक्शन और एक कूलिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन क्या करेगा? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करेगा, और फिर ये पाइप से होते हुए कहाँ चला जाएगा? कूलिंग सेक्शन पे। एकदम से दूध को ठंडा कर दिया, और अब इस दूध को हम कहेंगे पास्चराइज्ड मिल्क, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आप सबको बताया था कि
हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। कितनी है? 78%। बट हमारे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है बेटा एक, उसका नाम है राइजोबियम। यहाँ पे लिखा है, इसे रीड आउट करेंगे हम। राइजोबियम बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बैक्टीरिया है प्लांट्स में। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। और वो किन प्लांट्स में मिलता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। किन प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा जितनी भी आपकी दालें हैं, पल्सेस वगैरह है ना, बीन्स वगैरह, उनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है? उनकी रूट्स में। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये रूट्स में गोल गोल गांठें हैं, है ना, कुछ मोटा मोटा दिख रहा है गोल गोल। ये क्या है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। और ये कहाँ है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल हैं बीन्स, पीज या फिर ग्राम। नाउ द लास्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल। बच्चे, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है दैट कैन बी फिक्स्ड बाय लाइटनिंग। कैसे फिक्स हो सकती है? लाइटनिंग से, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम हमने अभी अभी पढ़ा, राइजोबियम। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है। अब जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल गया तो हमारे प्लांट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी रूट्स के द्वारा, राइट। इधर यहाँ पे सेंटर में लिखा है अपटेक बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स ने वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम एनिमल्स या फिर ह्यूमंस क्या करेंगे? गाय क्या करेगी? उस प्लांट को खाएगी। एनिमल्स क्या करेंगे? उस प्लांट को खाएंगे। तो ऐसे वो नाइट्रोजन अब प्लांट से हम लोगों में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। या फिर जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डेथ हो जाती है, उसके बाद सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, उसकी बॉडी का डिकम्पोज हो जाता है, राइट। तो वो नाइट्रोजन वापस से कहाँ आ गई? सॉइल में। और वो दोबारा कहाँ चली गई? प्लांट्स में। ऐसे ही बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वापस से जो नाइट्रोजन सॉइल में है उसको एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन की रेशो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहती है। ना तो नाइट्रोजन कम होता है ना ज़्यादा होता है। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। If you have any doubt regarding any topic, you can comment and please like, share and subscribe my videos. If you like it, I would make more videos. Thank you for watching. We'll get back to you with some more interesting videos. If you have any suggestion, please feel free to comment.